नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पौसवाल आपका अपने YouTube चैनल फिर से स्वागत करते हैं द लर्निंग अड्डा। लर्निंग अड्डा हमने क्यों चैनल का नाम रखा था ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में साथ रहेंगे। ये मैंने कल भी कहा था, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। इसीलिए कोशिश करो कि इस सीखने की प्रक्रिया को और लोगों के साथ भी बांटो। ठीक है, तो मैं फिर से वही कह, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ अच्छी बातें हो रही हैं और वो अच्छा ज्ञान सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पाने का अधिकार सबके पास है। ठीक है, देखो फिर हम प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आए हैं। मैंने बताया था 5000 क्वेश्चन है हमारे पास और सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इनको इनको लगातार आप देखते रहेंगे और इनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे तो ये और अच्छे आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चीफ डिफेंस स्टाफ CDS। CDS एक पोस्ट है, CDS एक पोस्ट है, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है। किससे संबंधित है? आर्मी से संबंधित है। आर्मी ऐसे समझो, तीन ही सेना है। देखो हमारे पास ऑल इंडिया सेना में 3 आती हैं। एक तो आर्मी है, दूसरी क्या नेवी है, और तीसरी क्या है एयरफोर्स है। ये 3 सेना है और तीनों सेना का जो प्रमुख बना है, पहले कौन थे? क्या कहते हैं, बिपिन रावत। ये तो दुर्घटना में मारे गए थे। ये अनिल चौहान बने थे। ये क्लियर याद रखेंगे। पहले CDS विपिन कुमार रावत थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच मेट्रो बिकम ए फर्स्ट यूज ग्रीन हाइड्रोजन। देखो आने वाला समय, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो रहा है, हाइड्रोजन का ही है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉल्यूशन नहीं करता। अगर हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा तो हमेशा वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, और वाटर किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करता। ये क्लियर याद रखेंगे। तो कौन सी मेट्रो में प्रयोग किया गया? दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कोची मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। इसका आंसर है कोची मेट्रो। अब दिल्ली मेट्रो के बारे में बात कर लें, 2005 से शुरू हुई है। और पहली मेट्रो कहां से कहां तक चली थी? शाहदरा से ऐसे समझो, मैं इसको लिख देता हूं फिर से। शाहदरा से 30 हजारी, इसको याद रखेंगे। 30 हजारी कोर्ट भी है, वहां तक चली थी। लखनऊ मेट्रो कहा गई थी? न्यू ट्रांसपोर्ट नगर से कहा गई थी ये? चार बाग तक। ठीक है, क्लियर याद रखेंगे। ठीक, कोची मेट्रो इसका आंसर है। कोची कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, कोची मेट्रो ने पहली बार हाइड्रोजन का यूज किया। नेक्स्ट है, हु इज द अपॉइंटेड न्यू सेबी चेयरपर्सन 2025। 2000, ये है तुहिन कुमार पांडे। इससे पहले थी माधवी पुरी बुच। इन पे इल्जाम लग गए बहुत सारे। ठीक है, और इल्जामों की वजह से ये इस तरीके से हुई। देखो अब मैं सेबी के बारे में बात करते हैं। सेबी क्या है? SEBI। सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब जितनी भी प्रतिभूति से संबंधित कार्य होता है, प्रतिभूति होती है क्या कहते हैं, एक तरीके की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब जैसे शेयर मार्केट हो गया, समझ लो शेयर मार्केट को सारा कंट्रोल करने का काम इसी का है, सेबी का। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो क्या कहते हैं, ये बनी थी 1988 में। याद रखना, ये किससे बनाई थी? अध्यादेश द्वारा बनाई गई थी। ठीक, अध्यादेश द्वारा बनाई गई थी। किसके? राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा बनाई गई थी। प्रेसिडेंट का अध्यादेश कौन सा आर्टिकल 123 में है। ठीक, आर्टिकल 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, कब बन सकता है? ये भी याद रखना, कब बन सकता है? सत्र ना चल रहा हो, सत्र ना चल रहा हो। मतलब सत्र चल रहा होगा तो लोग ही बनवाएंगे, सत्र ना चल रहा हो तब बना सकते हैं। कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के भीतर दोनों सदनों से पास कराना है। अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है तो कानून बनेगा। कानून मतलब एक्ट बन जाएगा। और अगर सदनों से पास नहीं होता तो एक्ट नहीं रहेगा। तो याद रखना, सेबी किसके द्वारा बनी थी? अध्यादेश के द्वारा बनी गई थी 1988 में। अच्छा, आप लोगों को एक काम देते हैं, सेबी के बारे में एक चीज और पढ़ के लाएंगे सब लोग कि सेबी के पहले चेयरमैन कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। देयर वाज द थर्ड बुद्ध काउंसिल हेल्ड। देखो याद रखना, कितनी समिट हुई है? 4 बौद्ध समिट हुई है। 4 बौद्ध समिट हुई है। बुद्ध 4 बौद्ध समिट हुई है। चारों ने जो है क्या कहते हैं, अपने अपने तरीके से बौद्ध धर्म को फैलाया था।
तो देखो ये तीसरी वाली तो यहाँ हुई थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, पहली वाली कहाँ होती? राजगीर हुई थी। दूसरी वाली कहाँ होती? वैशाली। चलो अब बात करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें मैंने एक ये बनाया, देखो ये चार्ट को आप याद रखेंगे। बुद्ध समिट पहली हुई थी 483 बीसी, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। और राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन राजा था और बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। सेकंड हुई थी राजा था कालाशोक। कालाशोक का वंश पूछ लेता तो याद रखने नागवंश का है ये। कौन से वंश का? नागवंश का कालाशोक है। फिर तीसरा अशोक। ठीक, अशोक के बारे में अगर हम बात करें तो अशोक की पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके कौन थे इसके अध्यक्ष? मोगलीपुत्र। तो 100 साल बाद ये हुई 100, और ये लगभग ये 250 बीसी में हुई। और मोगलीपुत्र तिस है, ये पूरा तिस नाम है इनका। और चौथे हैं वसुमित्र, और वसुमित्र तो अध्यक्ष थे इसमें, ये भी याद रखेंगे। एक उपाध्यक्ष और था, इसने बुद्ध चरित लिखी है। क्या नाम था उसका? अश्वघोष। अश्वघोष को याद कर लेंगे, ये उपाध्यक्ष था। क्या लिखी है इसने? बुद्ध चरित्र लिखी है, बुद्ध चरित्र किताब लिखी है। कश्मीर के कुंडलबंद में हुई थी। राजा था कनिष्क। किस कौन से वंश का था? शक वंश का था। वो सॉरी शक कह रहा हूँ, कुषाण वंश का था। कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय में हुई थी। कहां पर? कश्मीर के कुंडलबंद में हुई है। कितनी हुई? 4 हुई। क्लियर, समझ गए? ये 72 एडी में हुई है लगभग जाकर। अगर हम बात करें इसके बारे में, क्या कहते हैं, बौद्ध समिट के, तो बौद्ध समिट में सारी चीजें हुई। अच्छा, इसी समय में याद रखेंगे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य जो इनके साथ रहते थे। प्रिय सबसे प्रिय तो आनंद थे। आनंद ने लिखी है सुत्त पिटक। ठीक, इसमें क्या बौद्ध उपदेश है, ऐसा समझो आप। दूसरे नंबर पर आते हैं उपाली। उपाली ने लिखे विनय पिटक। और तीसरे नंबर पर आते हैं, यही कौन है, क्या नाम है? मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, ये किसके समय में आए? इन्हें लिखे अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। क्लियर है? ये बातें याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चारों बोर्ड पे हुई थी, मैंने आप लोगों को समझा दी। नेक्स्ट पॉइंट है, हु वाज द रिवोल्ट 1857, लखनऊ में 1857 की क्रांति का किसने नेतृत्व किया था? देखो इसमें बेगम हजरत महल, ये याद रखें। इनके रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता ही है, झांसी से किया था। कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार में थे। कहाँ थे? बिहार में, आरा के रहने वाले थे। बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह थे, जिनको दिल्ली के वहां से पकड़ लिया गया था। बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम था, इनका नाम याद रखना, बिजरिस कादिर। बिजरिस कादिर, ये याद रखेंगे इनके पुत्र का नाम। और बिजरिस कादिर किसके पुत्र थे? इनके पुत्र थे, दत्तक गोद लिए हुए पुत्र थे। अंतिम नवाज बाजिद अली शाह के जाने के बाद ये घटना हुई थी, और बिजरिस कादिर को केंद्र में बनाकर इन्होंने जो है क्या कहते हैं 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडी अलायंस, सहायक प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडी अलायंस, ये लॉर्ड डलहौजी की है, वो लॉर्ड वेलेस्ली की है। ठीक, इनका टाइम पीरियड है 1799 से 1805 तक रहे ये। और लॉर्ड सहायक संधि थी क्या, असल में बता देता हूं मैं आप लोगों को। सहायक संधि कुछ नहीं थी, सहायक संधि भारत को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए थी। पहला कि जो राजा इस पे साइन करेगा उसकी सेना समाप्त। किसकी सेना पे रखी जाएंगी? अंग्रेजों की सेना को संरक्षण देगी। और खर्चा कौन उठाएगा? राजा उठाएगा। हैं, एक ब्रिटिश रेजिडेंट और रखेंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट में क्या था? क्या नाम है? ब्रिटिश रेजिडेंट क्या करेगा कि उनके दरबार में बैठा रहेगा, उनके बारे में बताता रहेगा। ठीक है। और हाँ, अच्छा चलो एक चीज और, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैंने बताया ना बिजरिस कादिर थे, ये इन्हीं के पुत्र थे, दत्तक नहीं थे। इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, इसलिए बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पर एक जनरल आउटरम थे, वहां याद आया मुझे, जनरल आउटरम। जनरल आउटरम की रिपोर्ट पर अवध को मिलाया गया था। अवध मतलब लखनऊ को। बात समझ गए? मिलाया गया था। तो ये एक ऐसा था जिसको अवध की रिपोर्ट पर मिलाया गया था। किसकी? सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, ये बात समझ गए? तो ये रखेंगे।
लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से 1856। देखो कितने शातिर निकले। आए हड़प नीति, क्या नीति इनकी? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये हड़प नीति के तहत ही तो सबको मिला रहे थे। देखो खुद तो आए 1856 में चले गए, विद्रोह करा रहे 1857, तो किसको झेलना पड़ा था? अगले वायसराय को, उसका नाम था कैनिंग। कैनिंग ने झेला बेचारे ने। इसका मतलब ध्यान रखेंगे विद्रोह किसके समय हुआ? कैनिंग के शुरू में हुआ था, डलहौजी के समय में नहीं आता। हेस्टिंग 1813 से 23, 10 साल रहे। और इनके बारे में एक बात है, 1813 से 23 के बारे में, इन्होंने क्या किया था? हेस्टिंग ने पिंडारी का दमन किया था और ठगी प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं 1786 से 93। कॉर्नवालिस संहिता लेकर आते, कॉर्नवालिस कोड लेकर आते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। अंग्रेजी एक अधिकारी थे, ए ह्यूम ने था। एक किताब है बिपिन चंद्रा की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना का सच एवं मिथक। तो उसमें लिखा हुआ है कि इनको सपना आया था कि भारत में एक विद्रोह होने वाला है, किसी बाबा ने इनको बताया था, और उसी के लिए इन्होंने एक सेफ्टी बॉल के रूप में, मतलब एक जैसे कुकर में बॉल बनाते ना, पॉप बॉल, ये बात इन्होंने क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी बॉल कहा भी है। ये क्या होता है, जैसे कुकर में एक बॉल लगा होता है ना, जैसे गैस बनती है तो गैस का गुब्बारा बन के उड़ जाता है, ऐसे ही है। दूसरे नंबर पर दादा भाई नौरोजी हैं, एस एन बनर्जी हैं। एस एन बनर्जी की किताब का नाम है बंगाली, ये भी याद रखें। दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम है द ब्रिटिश क्या कहते हैं, पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इंडिया। बीजी तिलक की किताब मराठा और केसरी तो अखबार निकालते थे ये। एक गीता रहस्य किताब है इनकी, और इनकी आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर। देखो ये तो क्लियर बताया, 2525 किलोमीटर सबसे बड़ी। हाँ चलो, गंगा के बारे में थोड़ी सी मैं आपके लोगों की लाया हूँ बहुत सारी जानकारी। ठीक है, थोड़ी अच्छी लगी। देखो भाई, गंगा का नाम गंगा कब होता है? यहाँ पर होता है जाके, कौन सी जगह पर? देव प्रयाग में। याद रखना ये बात है, ये मैं बता रहा हूँ जब उत्तराखंड से चलती है। ये बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। यमुनोत्री से कौन सी निकलती है? यमुना निकलती है। देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से एक नदी निकलेगी नीले रंग की, जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ से धौली गंगा आके मिलेगी, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। और उस विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आके मिलती है, याद रखेंगे। नंद प्रयाग में नंदाखनी आके मिलती है। नंद प्रयाग में क्या मिलती है? नंदाखनी आके मिलती है। फिर पिंडार मिलती है कहाँ पर? कर्ण प्रयाग में। कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। फिर इधर से जो है केदारनाथ से निकलती आती है। बद्रीनाथ के अलावा कोई नदी नहीं आ रही है, इधर उधर से आ रही है। केदारनाथ के नाम है मंदाकिनी आकर मिलती है, तो कहाँ पहुंचती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। ठीक, केदारनाथ का जो घटना हुई थी वो मंदाकिनी नदी की वजह से हुई थी, क्लियर याद रखेंगे। फिर गंगोत्री से निकलती है भगीरथी, कहते हैं ना भगीरथ गंगा को लेकर आए थे, और वो कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो यहाँ से क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। गंगा पहले नाम नहीं होता, क्लियर समझ गए। फिर प्रयागराज में जाकर क्या मिल जाती है? यमुना मिल जाती है। अब इस वाले पे आ जाए। देखो यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकल आई, और देखो ये गंगा यहाँ बन गई, यहाँ से आगे गंगा चल गई। देखो मैं बताऊंगा आपको, ये उत्तर से मिलने वाली नदियां, नॉर्थ से मिलने वाली नदियां हैं। सबसे पहले रामगंगा है, गोमती है, लखनऊ उसके किनारे, रामगंगा कन्नौज, कन्नौज में जाकर रामगंगा इसमें मिल जाती है। घाघरा है, गंडक है, कोसी है, कोसी बिहार में मिलती है। और महानंदा, महानंदा, महानंदा एक्सप्रेस भी चलती है दिल्ली से। फिर पद्मा, पद्मा इसका नाम कहाँ हो जाता है? पश्चिम बंगाल में इसका नाम पद्मा हो जाता है, हुगली हो जाता है। फिर इधर से अगर हम बात करें, इधर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? जो ये सब यमुना में मिलेंगी। ये देखो यमुना ही आ रही है, और यमुना इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारी, बनास कहाँ से आती है? राजस्थान से, बनास नदी। चंबल, काली सिंध, यहाँ से अगर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियां आती हैं। और एक आती है सोन, सोन भी जाकर यहाँ मिलती है, पटना में मिलती है। पटना के निकट जाकर सोन किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इस तरीके से गंगा रिवर सिस्टम है। ठीक है, भारत की सबसे अच्छी गंगा नदी है, और ये रिवर साइड है। सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है किसी, सबको पता है, नाइट्रोजन है। मैं इसके बारे में कुछ नई चीजें बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे ज्यादा लगभग 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? ग्रोथ का, याद रखेंगे, ग्रोथ। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? हमें जीवनता और आग को जलाती है, याद रखें, आग को जलाती है, जलाना। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? बुझाना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना हो तो जो आग लग जाएगी, लगी रहेगी। देखो नियोन, हीलियम, क्रिप्टन,
और आर्गन, ये याद रख लेना। 4 गैस, ये जरूर याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। ये 4 गैस नॉन रिएक्टिंग गैस है, अक्रिय गैस। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। इनमें से उसमें क्या कहते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? CH4 मीथेन है। मीथेन को क्या कहते हैं, ये भी याद रखना है ना, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक, प्राकृतिक गैस है ये। यही आगे जाकर सीएनजी बन गई। सीएनजी कैसे बन गई? क्योंकि उसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब मीथेन को दबाया, प्रेशर किया गया हाई प्रेशर पर, और उसके बाद सीएनजी का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, प्रकृति में पाई जाती है। कहाँ मिलती है? धान के खेतों में मिलती है। और कहाँ मिलती है? जानवर जुगाली करते हैं ना, मुंह चलाते रहते हैं, तो उनके आसपास जो अजीब सी स्मेल आती है वो मीथेन की होती है। ठीक है, इस तरीके से मिलती है ये मीथेन गैस। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान के पास पाई जाती है, स्टेपीज, ये याद रखेंगे। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जांग में पाई जाती है, वो क्या है? फीमर, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कान में। कान। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, याद रखें। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। इसके लिए मैं आप लोगों के पास ये चीज लेकर आया हूँ, इस चीज को आप देख लेना। देखो, इंदिरा कोल, सबसे उत्तर पॉइंट इंदिरा कोल है। और ये देखो, अंडमान निकोबार में है सबसे नीचे ये। ठीक, यहां पर एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये वाला पॉइंट भी तो भारत का सबसे नीचे होगा। मुख्य भूमि पे कैप कमोरिन। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे साउथेस्ट पॉइंट, तो क्या लगाएंगे? कैप कमोरिन लगाएंगे। और अगर भारत का है पूरे इंडिया का, तो इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु का कौन सा? मैंने कल भी बनाया था, बारहसिंगा है। ठीक है, राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। ठीक, अब देखो, ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा डिस्कस करते हैं। अल्पीकरण। ठीक है, कौन से संविधान असंगत होने पर उनके अल्पीकरण कर सकते हैं? कौन से संविधान संशोधन में, कौन से अनुच्छेद को? तो वो है अनुच्छेद 13। मैं अभी और बताऊंगा कैसे। याद रखना, मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में, बहुत सारे मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीना, और आर्टिकल में है अपराधों में दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि। चलिए, समझ गए नहीं? आर्टिकल 131 क्या होता है? मैंने बताया था, मूल क्षेत्राधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट का। जिसके बारे में मैंने एक क्लास डाल रखी है, जिसमें राष्ट्रपति जी ने 14 क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग उसको देना। आर्टिकल मूल 32 क्या है? इसके तहत रिट जारी होती है सीधे सुप्रीम कोर्ट में, एससी में मुद्दा उठाया जाता है। आर्टिकल 226 क्या होता है? हाई कोर्ट में मुद्दा उठाया जा सकता है। किसको लेकर? मूल अधिकारों को लेकर। कितने प्रकार की रिट जारी होती है? 5 प्रकार की रिट। ठीक, बताएंगे 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है। HTML, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये याद रख लेंगे, इसको रट्टा कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाँ। बाबर कब किस वर्ष आया था? तो 1526 में आया था, ये याद रखेंगे। देखो, मैं इसके बारे में बाबर के बेचारे का कार्यकाल अगर देखें तो 1526 से 1530 तक रहा। 4 साल का कार्यकाल है, 4 साल युद्ध ही करता रहा। 1526 में आया पानीपत। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। फिर उसके बाद है 1527 खानवा। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था इन्होंने, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल था नाना सांगों को हराना। ठीक है, जिससे सब मुस्लिम को एक कर दिया जाए। फिर उसके बाद आता है 1527 28 1528 चंदेरी का युद्ध। किसको हराया? मेदिनी राय को। और फिर है 1529 में किसको हराया? घाघरा का युद्ध। किसको हराया? घाघरे के युद्ध में हराया अफगान सेना को। बाबर के साथ ही नौकरी कर रहा था, क्या कहते हैं, कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने
बाबर के पानीपत के, सॉरी खान बाग, हाँ हाँ नहीं, मेदनी राय वाले चंदेरी के युद्ध में ये कहा था कि अगर इनकी व्यवस्था ऐसी है, अगर मुझे मौका मिला तो एक दिन मुगलों को बाहर खदेड़ दूंगा, और बाबर के बेटे हुमायूं को उसने बाहर खदेड़ दिया था। इसका कोड कर लो याद ना, बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने किया बाबर आया, ऐसे लिखो बाबर आया, पानीपत का युद्ध, पानी पिया, भाई आते हैं घर तो क्या करते हैं हम, पानी पीते हैं। दूसरे नंबर पे क्या पूछने वाले, खाना खाओगे, खाना खाया, खानवा का युद्ध। ठीक, तीसरे नंबर पे शाम की होती है, चाय पियोगे, चाय मतलब चाय पिया, चंदेरी का युद्ध। और फिर बाद में कहा चला जाएगा, घर गया। ऐसे करके कोड करके याद कर लो, ठीक है। हमारी बात समझ में है नहीं, तो ऐसे बात करते चलेंगे। कौन से भाग में भारत के संविधान में नागरिकता संबंधित है, तो ये भाग 2 है। आर्टिकल कहां से कहां तक, 5 से 11। भाग 1 में क्या है, 1 से 4। भाग 4 क्या है, 36 से 51। क्या नाम है इनका, नीति निदेशक का, तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यहां पर है 12 से 35, सॉरी मूल अधिकार। आगे बात समझ में, इस तरीके से है ये। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी, याद रख लेना इसको, 1 जनवरी 1935। इसीलिए आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, याद रखना, भारत के फाइनेंशियल ईयर से अलग चलता है। एक्ट कब आया था इसका, जिस एक्ट से होनी थी, 1934 का एक्ट आया था। किसने सिफारिश की थी, यंग हिल्टन, याद रखेंगे, यंग हिल्टन नाम कमीशन ने, आयोग ने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राज्यपाल के पारिश्रमिक और सेवाओं के और शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास। देखो, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है कहां पर, क्या कहते हैं, राज्यों में, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसीलिए यहां पर भारतीय संसद, सिर्फ भारतीय संसद ही बना सकती है, बाकी कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है, संसद भी राज्य विधायिका दोनों नहीं, बस खाली भारतीय संसद। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी के बाद कौन है, हिंदी के बाद देखो साहब, दूसरी भाषा जो उत्तर प्रदेश की उर्दू है। और संस्कृत किसकी है, संस्कृत उत्तराखंड की है। मैं एक चीज समझा देता हूं, अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 क्या कहती है, इसमें 22 भाषाएं, 22 भाषा। जब संविधान शुरू हुआ था 14 भाषा थी, कितनी, 14 भाषा थी। इसका मतलब उसके बाद 22 भाषा जोड़ी गई है। ये देखो पूरी की पूरी, मैं बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूं। पहला संविधान संशोधित हुआ 21वां 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। तो कितनी हो गई, 14 + 1 हो गई बराबर 15। ठीक, फिर उसके बाद 71वां, 71वां कब हुआ है, 1992 के आसपास हुआ होगा। तो इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, कोंकणी। हाँ, मैथिली, देख लो, मैथिली, संथाली और डोगरी। मैथिली कहाँ की है, बिहार के। संथाली कहाँ की, नहीं, हाँ थोड़ी वो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि मैं कंफ्यूज कर गया था। इसको मिटा देते हैं, मिटा कर दोबारा देखते हैं। हाँ, अब याद आ गया फिर से। ठीक, 3 जोड़ी गई थी, 3 का नाम है मणिपुरी, बिल्कुल याद रखेंगे आप, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी और नेपाली और कोंकणी, ये 3 जोड़ी गई हैं भाई। फिर 92, 92वां कब हुआ, 2003 के आसपास हुआ। इसमें याद रखेंगे, इसमें 4 जोड़ी गई हैं। देखो, मैथिली, इसकी वाली मैंने वहां लिखवा दी, संथाली, बोडो और डोगरी।
ठीक, मैं बता देता हूँ। सिंधी तो जानते ही, मणिपुर की हो गई, नेपाली नेपाल की हो गई, कोंकणी गोवा की है, कोंकण प्रदेश यही पाया जाता है। मैथिली संथाली दोनों बिहार की है, बोडो असम की है, डोगरी भी कहाँ की है, असम की है। तो टोटल कितनी हो गई? 15, 15 में 3 जोड़े कितनी हो गई? 18, 18 में 4 जोड़े तो कितनी हो गई? 22 भाषा होंगी टोटल। अब इनको याद करने का तरीका कैसे याद होंगे? तुम लोग सोचोगे कि भाई सर ने क्या बता दिया, या ये कैसे कैसे होगा। तो 21 71 जोड़ दो साहब, 92 बैठता है, ऐसे करके याद रख लो। आज तक भाषा संबंधित 3 ही संविधान संशोधन हुए, 21 71 92, 21 71 इक्वल टू 92। ठीक है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सा भू राजस्व प्रणाली का लेखपाल के लिए क्वेश्चन आ सकता है? यूपी ट्रिपल एससी के लिए फेमस है। गांव है, तालुका है, कलेक्ट्रेट है, राजस्व विभाग है। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे तो नंबर 1 पे गांव आएगा, नंबर 2 पे तालुका आएगा, तालुका मतलब तहसील, नंबर 3 पे कलेक्ट्रेट आएगी, कलेक्ट्रेट मतलब जिला, और फिर उसके बाद पूरा राजस्व डिवीजन आ जाएगा। तो इसका आंसर ABCD है। ठीक है, गांव से शुरू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? देखो ये पहला हो गया है। देखो सबसे ज्यादा जूट पहले बांग्लादेश में होती थी, लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश से एक खिताब छीन लिया, भारत नंबर 1 है। और सुनो, एक चीज और बता देता हूँ, भारत में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जूट के लिए बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऐतिहासिक रहा है। ये एक इंडेक्स बनाया गया था कृषि उत्पादों के लिए, वायदा बाजार। वायदा बाजार का मतलब होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, बात समझ गए नहीं? फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स कह सकते हैं। फ्यूचर इंडेक्स ये बनाया गया था, इसका नाम है एग्रीडेक्स, इसको रट लेंगे, क्या नाम है इसका? एग्रीडेक्स। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, 23वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बीटा, बीटा को याद करें। बीटा, बीटा ईयू के साथ हुआ है। ठीक है, इनसे हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हमने, द्विपक्षीय निवेश व्यापार समझौता किया है। बीटा का आंसर किससे करा है हमने? ईयू से करा है। मकासुर कहाँ का? अफ्रीका का है। आसियान मैंने आप लोगों से कल पूछा ही था, 1967 में बना था। गल्फ कंट्री GCC है, जितने गल्फ कंट्री हैं उनकी उनका बनाया गया संगठन। ठीक है, इन तीनों से नहीं, ईयू से हुआ है। ईयू की स्थापना करी थी 1993 में, याद रखेंगे ये बात। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक, इनने एक बोल निकाल दी है यूरो। लगभग सभी देश अपना चुके हैं, इंग्लैंड को छूट मिली हुई है। ठीक, टोटल 28 कंट्री हैं, 28 देश इसमें शामिल है। क्लियर हो गई बात? ईयू। आसियान में कितने देश शामिल हैं? आसियान में है 10-11 कंट्री हो जाएगी। मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन भी पूछा था, 11 में से अभी जो 11वां बना उसका नाम बताएं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। Which authority established the effective and expedient disposal of cases related to environment protection? पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों को प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण है? देखो प्राधिकरण हमेशा क्या होता है? कानून व्यवस्था के लिए होता है, मतलब एक तरीके से निर्णय लेने वाला। तो NGT, इस समय इसको याद रखें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने जो है क्या कहते हैं दिल्ली में बहुत सारी चीजों पर रोक लगाई थी। ठीक है, एक ग्रैप, देखो याद रखना, एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ग्रैप, ग्रैप प्लान किससे संबंधित है? प्रदूषण से है। किसने चलाया? दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, याद रखने की बात। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following regard to the real executive head of government in the parliament system? निम्नलिखित में भारत की संसदीय प्रणाली का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? देखो वास्तविक प्रमुख तो हमारे यहाँ कौन है संसदीय प्रणाली का? प्रधानमंत्री। क्लियर, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 75 में। ठीक, आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक, 79 किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। हमारी बात समझ, पार्लियामेंट से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। निम्नलिखित में से राज्य विधायिका के दोनों सदनों में कार्रवाई और बोलने का अधिकार किसको? देखो ये इसको है, एडवोकेट जनरल को। ये याद रखेंगे। देखो दो चीजें याद रखेंगे इसमें, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, संसद में, सेंट्रल पार्लियामेंट में कौन बोल सकता है? महान्यायवादी। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 वाला महान्यायवादी
बोल सकता है। देखो इनका क्या है कि ये संसद के सदस्य नहीं हो सकते, बोलने को कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता। एज ए राज्य की विधायिका हम बात करें तो राज्य की विधायिका क्या है, राज्य का लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में मैंने पहले बताया विधानमंडल और विधान परिषद दोनों हो सकते हैं, और उसका कौन हो सकता है, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है दोनों। ठीक, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहले भारत में आके जमींदारी को खत्म करने की कोशिश की गई थी। एक भूदान आंदोलन चलाया था, याद कर लेना, भूदान। उन्होंने अपनी पूरी भूमि दान कर दी थी 1948 में। उनका नाम था विनोबा भावे, याद रख लेंगे इस बात को। सबसे बड़ी समस्या भारत की आजादी के बाद जमींदारी थी, और भारत में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो अधिनियम आया था 1950 में आया था। ठीक, 9वीं अनुसूची भी भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वो भी कौन से संविधान संशोधन जोड़ी गई, पहले से। मानव जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। इसको याद रख लेंगे, और कुछ नहीं कहा जाता, डेमोग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी ये नहीं कहा जाता। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, सोशियोलॉजी आप जानते हैं क्या, सामाजिक विज्ञान। सोशियोलॉजी हाँ एक तरीके से कह सकते हैं। ऑन्कोलॉजी शायद चींटियों का धन है, एक बार देख लेंगे आप इसको। नेक्स्ट चलते हैं, स्वेज नहर। स्वेज नहर कौन से दो जल निकाय को, तो इसका कोड याद रख लेना, भूला। भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, मेडिटेरियन सी और रेड सी। तो किस किस के बीच में था, ये रहा देखो, रेड सी के बीच में, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। मैं आप लोगों को इसका मैप भी लेकर आया हूँ, इसीलिए देख समझ सको आप। ये है ये है, देखो ये है सुएज कैनाल। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है देखो, ये रही रेड सी, ये भारत है। भारत के पास से यहाँ से जाएंगे और ये लाल सी में पहुंचेंगे, और लाल पी सी निकलने के बाद यहाँ से क्या, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी होते हुए, और यहाँ पर एक जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, लंदन पहुंच जाएंगे, यूरोप पहुंच जाएंगे। जो ये वाला रास्ता था, इसको कम करने के लिए इसको खोजा गया, लेकिन बिजी बहुत है। और यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जिसमें, एक तो ये मिस्र हो गया, यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जो बड़े खतरनाक हैं। यहाँ पर कौन से हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, जिनमें कौन से रहते हैं, समुद्री लुटेरे रहते हैं। बार बार जो है ये जहाजों को पकड़ लेते हैं, लेकिन भारत ने अपनी यहाँ पर नौसेना अपनी एक्टिव कर दी है, और नौसेना ने कई बार इनसे जहाजों को छुड़ाया है। ठीक है, ये सुएज कैनाल है। अगर क्वेश्चन आता है किसके किसके अंडर में है, तो ये इजिप्ट या मिस्र के अंडर में है। ठीक है, अच्छा चलो इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लर्निंग अड्डा। देखो भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मेहनत का परिणाम निकलना चाहिए, ये तो बात है। तो आप कोशिश करेंगे कि मेरे चैनल को बहुत लोगों तक पहुंचाए, पढ़ने वालों तक जरूर पहुंचाएं। अच्छा हाँ सुनिए, कल जो है क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास डालेंगे, सुबह 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, पर डे करंट अफेयर्स अब शुरू होने वाला है हमारे इसी चैनल पर, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं नहीं, रोज रोज उसका करंट समझिए, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।